हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन। एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो नया सेशन शुरू करते हैं। लेट्स से खलील्स डिलेमा। ठीक है, खलील का डिलेमा देखते हैं। एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वाव ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज द पिलन राइडर। तो कैसा है, कौन गाड़ी चला रहा है? ये मॉडर्न फॉर्म का विक्रम वेताल। वेताल मतलब बेताल, जिसको कुछ कुछ लैंग्वेजेस में उसको बेताल बोलते हैं, विक्रम बेताल या फिर विक्रम वेताल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो विक्रम मोटर बाइक चला रहा है और वेताल क्या कर रहा है? पीछे बैठा हुआ है एज यूजुअल। जैसे कि ये फोटो है, देख लो, ये उसके पीछे बैठा हुआ है मस्त, उसको चिपक के। हाँ, तो ये विक्रम और ये जो वाइट वाला है वो वेताल। चलो देखते हैं। एज यूजुअल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। उसको मतलब लाइक वो अवेक रहना चाहिए, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। इसलिए कौन किसको स्टोरी सुना रहा है? वेताल विक्रम को स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि विक्रम गाड़ी चला रहा है। इन द सिटी ऑफ बैरूट देयर लिव्ड, अब वो स्टोरी सुना रहा है, ये स्टोरी है। इन द सिटी ऑफ बैरूट, कौन सी सिटी में? बैरूट सिटी में। देयर लिव्ड अ मैन कॉल खलील। कौन आदमी रहता था? खलील नाम का आदमी रहता था बैरूट में। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसके पेरेंट्स अलग अलग कम्युनिटी से थे। उसके पापा कौन थे? हिज फादर वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ठीक है, उसके फादर कौन थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। और मदर कौन थी? सुन्नी मुस्लिम थी। राइट, मतलब फादर क्रिश्चियन से थे, क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करते थे, और मम्मी मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करती थी। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ठीक है, मतलब ये इतना अनकॉमन नहीं था, मतलब लाइक इट वॉज मतलब इट वॉज अ कॉमन थिंग इन शॉर्ट। कॉस्मोपॉलिटन सिटी, पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूट। तो ये बैरूट किधर का, सपोज हम लोग ये बोल रहे हैं, मतलब ये किधर की सिटी है? लेबनान में की। लेबनान क्या है? लेबनान इज द नेम ऑफ दी ये क्या बोल सकते हैं, कंट्री। और इसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है? बैरूट। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्व्स। मतलब वो साथ में रहते थे, इंटरमिंगल करते थे, बट दे हैव फॉट अ सिविल वॉर। सिविल वॉर उनके बीच में हुआ था। वन ऑफ द खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर। खलील के एक अंकल उस पर्टिकुलर वॉर में मर गए थे। कौन से वॉर में? सिविल वॉर में।
At the end of the civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. वॉर ख़त्म हुआ सिविल वॉर का, और जो लेबनान के लीडर थे अलग अलग कम्युनिटीज़ से, उन्होंने बोला कि हम लोग अभी एक ऐसा चीज़ लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ये लाएंगे, मतलब एक सिस्टम बनाएंगे पावर शेयरिंग का कि जो सभी कम्युनिटीज़ में प्रॉपरली पावर शेयरिंग करवा दे. As per the rule, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. तो प्रेसिडेंट कंट्री का कौन से कम्युनिटी से होगा? Maronite sect of Catholic Christians. तो क्रिश्चियन से होगा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी. प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होगा? मुस्लिम कम्युनिटी से होगा. द पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. वो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं. कौन से? प्रेसिडेंट वाले. प्राइम मिनिस्टर कौन है? सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी. और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. एंड दैट ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर है वो कौन है? शिया मुस्लिम में से. देखो, मुस्लिम्स में भी दो कम्युनिटीज़ हैं, एक सुन्नी कम्युनिटी, एक शिया कम्युनिटी. तो शिया कम्युनिटी का स्पीकर होगा और प्राइम मिनिस्टर सुन्नी कम्युनिटी में से होगा. अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया. तो और एक चीज़ यहाँ पर, ये पैक्ट ये तो हुआ, चलो ठीक है. पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट इज सपोज टू बी कैथलिक क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू बी सुन्नी मुस्लिम. देन यूर दिस थिंग क्या बोलते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही शुड बी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. एंड जो ये हैं क्या बोलते हैं, स्पीकर हैं हाउस के, तो वो कैसे होंगे? शिया मुस्लिम में से. ऐसा उन्होंने बोला. अब इस पैक्ट के अंडर क्रिश्चियंस ने ये एग्री किया कि फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, मतलब फ्रांस कंट्री के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे. और मुस्लिम्स ने क्या एग्री किया? मुस्लिम्स ने एग्री किया कि बाजू वाला जो स्टेट था, मतलब बाजू वाली जो कंट्री थी सीरिया, उसके साथ कंबाइन होने का वो मतलब ये नहीं बोलेंगे कि भाई बाजू वाले कंट्री के साथ मतलब हमको हमारा देश यूनिफाई कर दो, ये डिमांड वो नहीं करेंगे. Since when the Christians and the Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. During that time, जब ये चीज़ हुई थी, तो उनकी पॉपुलेशन इक्वल थी, ऑलमोस्ट इक्वल थी. क्रिश्चियन मुस्लिम्स ऑलमोस्ट उनकी पॉपुलेशन की संख्या एक जैसी थी. बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजॉरिटी. देखो वहाँ पर कैसा है, अभी वहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की. लेकिन अभी तक ये एग्रीमेंट अभी भी वो लोग फॉलो करते हैं, इवन दो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है इन दैट कंट्री. तो क्रिश्चियंस मुस्लिम की संख्या पहले सेम थी, अभी अलग अलग हो गई है, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कमाल की चीज़ है कि वो आज भी उस रूल को फॉलो करते हैं. तो खलील डू नॉट लाइक द सिस्टम वन बिट. ये खलील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ठीक है, कौन खलील? दैट खलील, मतलब वो जो कंट्री के अंदर हम लोग स्टोरी देख रहे हैं ना कि वहाँ पर एक आदमी रहता था खलील, हाँ, तो वो जिसके अंकल मर गए थे, हाँ, तो वो तो डज नॉट लाइक द सिस्टम. उसको ये सिस्टम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन. पॉपुलर है उनके कंट्री में एंड उसको भी सपोज से पॉलिटिकल लीडर बनना है. बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ रीच. टॉप पोजीशन कैसी है? आउट ऑफ रीच है. मतलब ये जो डिवाइडेड है ना अलग अलग चीज़ों में, तो वो टॉप चीज़ें कैसी हैं? उसके बस के बाहर है. ही डज नॉट प्रैक्टिस ईदर हिज फादर और मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर. न वो फादर का रिलीजन फॉलो करता है, ना मदर का रिलीजन का. सब लेट से मदर का रिलीजन भी फॉलो नहीं करता है, फादर का रिलीजन भी फॉलो नहीं करता है. एंड ही कैनॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अनदर नॉर्मल डेमोक्रेसी. जैसे हमारे इंडिया के अंदर ऐसा होता है क्या कि भाई प्राइम मिनिस्टर सपोज लेट से कोई पर्टिकुलर रिलीजन से होना चाहिए? ऐसा नहीं है, राइट? तो खलील का भी वैसा ही बोलना था कि भाई नॉर्मल डेमोक्रेसी जैसा लेबनान का डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो सकता है? Just hold an election, allow everyone to contest and whoever wins maximum votes becomes the president, no matter which community comes from. कौन सी भी community से आता है मैटर नहीं करता है, आप खाली वोट दे दो. Why can't we do that like in other democracies of the world? बाकी के डेमोक्रेसी में तो होता ही है. His elders who have seen bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. तो उसके जो एल्डर्स हैं खलील के, तो उन्होंने वो वॉर देखा हुआ है कि वो वॉर में कितने लोग मरे थे, क्या क्या हुआ था. तो उनके हिसाब से ये सिस्टम बेस्ट लेट्स से गारंटी है पीस की, इसके सिवा पीस नहीं मिलेगा. ठीक है, ऐसा उनके एल्डर्स किसको बोल रहे हैं? खलील को बोल रहे हैं. द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश बट दे हैड रिच द टावर वेयर दे स्टॉप्ड लेट्स से एवरी डे. कैसा हो गया?
स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन जो विक्रम है बेताल के साथ ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहां पे उनको पहुंचना था, दैट इज़ टीवी टावर। बेताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। तो उसने उसको रैप अप कर लिया, पूरा वो भूत है, ठीक है, तो उसने वो बॉडी पूरी रैप कर ली विक्रम के अराउंड, और उसने क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान व्हाट वुड यू डू। तुम क्या करोगे अगर तुमको पावर दे दी उनके रूल्स को चेंज करने की लेबनान के। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट। जैसे खलील ने बोला है कि भाई रेगुलर जैसे डेमोक्रेसी में होता है वैसे रूल फॉलो करोगे, और स्टिक टू ओल्ड रूल्स, या फिर तुम ओल्ड रूल्स बनाओगे लाइक यू नो पहले जैसे, और डू समथिंग एल्स, या फिर कुछ अलग ही कुछ करोगे। बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट, इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर तेरे दिमाग में आंसर है और अगर तूने नहीं बताया तो क्या होगा, तेरी जो मोबाइल है, तेरी जो बाइक है वो फ्रीज हो जाएगी और तू भी फ्रीज हो जाएगा। तो कैन यू हेल्प द पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल। तो तुमको खाली आंसर देना है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। अब तुमको तो पता है कि ये पूरे सिचुएशन में जो उन्होंने मेजर लिया था लेबनान वालों ने, दैट वाज द मोस्ट करेक्ट पोजीशन, क्योंकि वहाँ पर अगर रेगुलर डेमोक्रेसी जैसा कर लेते जैसे खलील बोल रहा है तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा था, कोई दूसरा कोई सोल्यूशन ही नहीं था, तो उन्होंने बेस्ट सोल्यूशन बनाया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देयर वाज। जब सिचुएशन इतनी खराब थी तो ऑब्वियसली देयर सोल्यूशन वाज करेक्ट, तो उसमें आई डोंट थिंक देयर शुड बी मेड एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। लेकिन अगर तुम दूसरा बोलना चाहते हो, कुछ दूसरी सजेशन देना चाहते हो, तो वैसा भी आंसर को दे सकते हो एग्जाम में, लेकिन तुमको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डाउन समथिंग एल्स, तुम खुद का सोल्यूशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली गिव, लेकिन उसका कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ऐसा क्यों, राइट जैसे मैंने आंसर बोला तो उसका जस्टिफिकेशन भी दिया कि क्या रीज़न है। तो तुम भी कुछ भी आंसर लिख सकते हो, आपके ऊपर है वो, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो आंसर है उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज पावर शेयरिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ओके, तो पहली सिस्टम कैसी थी, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब उसकी जगह पे क्या आ गया, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर की जगह पे अभी क्या आया, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर की वजह से ही पावर शेयरिंग आई है, क्योंकि वहाँ पर वो डिवाइड नहीं हो रही थी, लोगों ने झगड़ा किया, फिर पावर शेयरिंग हो गई। तो दैट इज बेसिकली पावर शेयरिंग कम्स फ्रॉम अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव that all power of the government must reside in one person or group of person located at one place। तो पहले कैसा लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पूरी पॉलिटिकल पावर है, एक तो वो एक पर्सन में होनी चाहिए या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन में होनी चाहिए, लेकिन वो एक ही जगह पे होनी चाहिए। पूरी पावर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, ईदर इन वन पर्सन और अ ग्रुप। मतलब पावर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ओके। और पावर कॉन्सेंट्रेशन क्यों होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन क्या दे रहे थे वो लोग, पावर कॉन्सेंट्रेशन इसलिए होना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंट्री का, रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन तुम ठीक से कर पाओ, गवर्न ठीक से कर पाओ, इसके लिए ये ज़रूरी था पावर कॉन्सेंट्रेशन। इट वॉज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टैकल क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। तो इशू क्या बोल रहे थे, अगर पावर डिवाइड हो गई, अगर पावर डिवाइड हो गई तो क्या होगा, इफ पावर डिवाइडेड तो क्या होगा, क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, नो क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और कोई भी डिसीजन बहुत टाइम लग जाएगा कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दैट वाज दी रीजन, अनदर पॉइंट। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पावर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, पावर डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्विक डिसीजन नहीं होता वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी के बाद ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। वन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। मतलब सभी पावर किसके अंदर होती है, सिटीजन्स में होती है, लोगों के अंदर होती है। मतलब किसी इंसान के अंदर नहीं होती है, सभी जो भी देश के अंदर लोग रह रहे हैं उसके अंदर होती है पॉलिटिकल पावर। In democracy, people rule themselves through institutions of self-government.
डेमोक्रेसी के अंदर लोग कैसे रूल करते हैं? थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होती हैं एंड उसके थ्रू रूल करते हैं। या ये सरकार भी कौन चुन के देता है? लोग ही चुन के देते हैं। इन गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इन गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी के अंदर और एक फायदा क्या है? डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं देश के अंदर, सभी का व्यूज़ मायने रखता है, मतलब एवरीबडी इज गिवन इंपॉर्टेंस। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स पॉलिसीज़। तो पब्लिक पॉलिसीज़ जितनी हैं सरकार की, सपोलेट से जो भी प्रोग्राम्स हैं कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहती है सरकार, तो उसके अंदर हर एक को बोलने का हक है, मतलब लाइक पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी क्या बोलता है कि देखो, सबके अंदर तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि ट्रू डेमोक्रेसी हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए। मैक्सिमम पीपल के अंदर आपको क्या करना है? डेमोक्रेसी को, लेट्स से यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ डेमोक्रेसी, मैक्सिमम पीपल के अंदर क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर को, डिस्ट्रीब्यूट पावर, तभी जाके ट्रू डेमोक्रेसी बनेगी। इसकी वजह से क्या होगा? ट्रू डेमोक्रेसी बनेगी। ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बहुत अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर नीचे 1 by 1 दिए हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग एक एक दी है। पहली, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पहला पावर अरेंजमेंट किसके साथ है? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ही लेवल पे है ना। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर एट वन लेवल, सेम लेवल पे है। ओके, अगर सेम लेवल पे है, जैसे कि एक ही लाइन में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये कैसे हो गया फिर? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज दे ऑल आर ऑन द सेम लेवल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेम लेवल है। ओके, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो इसकी वजह से डिफरेंट पावर्स आप क्या कर सकते हैं? मतलब लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सेम लेवल पे अलग अलग हिस्से, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज डिफरेंट powers. Such a separation ensures that some of the organs can exercise, none of the organs can exercise unlimited power. कैसा होता है ना, ये मेन तुम्हारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की। तो वहाँ पर कैसा है, अगर तुम्हारे अलग अलग बॉडीज़ हों, मतलब सेंटर में भी अगर आपके पास अलग अलग बॉडीज़ हों, तो क्या हो जाता है? उससे एक चीज़ इंश्योर होती है कि एक ऑर्गन कभी भी, किसी की भी, कोई भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। जैसे कि लेजिस्लेचर के पास अनलिमिटेड पावर नहीं रहेगी, उसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगा। एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड पावर नहीं रहेगी, उसको लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कंट्रोल करेंगे। जुडिशरी की अनलिमिटेड पावर नहीं रहेगी, उसको लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेंगे। तो ये ऐसा एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है। ओके, एंड इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसी को बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस है यहाँ पे, मतलब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं ये एक ही ऑर्गन, एक ही लेवल पे। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो पिछले साल, मतलब 9th स्टैंडर्ड में तुमने ये पढ़ा होगा कि जो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, कि जो एक्चुअली चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज को। उनको जवाब देना पड़ता है ये, लाइक फॉर द थिंग्स दे आर डूइंग, मतलब कुछ भी मन से कर नहीं सकते हैं। Similarly, although the judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. अभी यहाँ पे हमारे जजेस कौन अपॉइंट करते हैं? एग्जीक्यूटिव, राइट, मोस्टली प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर अगर सपोज लेट से कोई एग्जीक्यूटिव भी उसको ये कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है जज को, लेकिन फिर भी जज किसके ऊपर चेक ला सकता है? एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, लेजिस्लेचर ऑल्सो, दोनों के ऊपर चेक ला सकता है। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये जो अरेंजमेंट है ना, कि एक दूसरे को वो कंट्रोल में रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एंड व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग वाज दिस? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर किसके अंदर शेयर हो सकती है?
डिफरेंट लेवल्स के अंदर ऑल्सो। हम लोग पहले कौन सा देखे, सेम लेवल, अभी डिफरेंट लेवल। चलो करते हैं, जैसे कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री and governments at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as central or union government. ओके तो केंद्र सरकार मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। ओके सो यूनियन गवर्नमेंट ये कहाँ पे, सेंटर पे, राइट, केंद्र सरकार। और उसके नीचे कौन आएगा, द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट्स को अलग अलग भाषाओं से बोला जाता है, मतलब अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। सो स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड, पॉलिटिक्स में उसको क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट, लेकिन हमारे इधर उसको वर्ड क्या दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके तो ये अलग अलग लेवल हो गए ना, ये तो केंद्र सरकार में ऊपर का लेवल है, ये नीचे का लेवल है, मतलब राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। सो द लेवल्स आर डिफरेंट। द सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये जो स्टेट गवर्नमेंट बोलने का जो आदत है ना, ये हर कंट्री के अंदर फॉलो नहीं करता है। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं कि जहाँ पर प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स है ही नहीं, मतलब राज्य सरकार वगैरह लाइक यू नो ये टाइप ही नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि हमारे जैसे, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन दैट द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे कैसा है, भले ही हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं, राइट, लेकिन हर एक की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि किसकी पावर क्या है, सेंटर की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है, ये लिख के दिए हैं। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम। यही चीज़ क्या किए थे, बेल्जियम में किए थे, राइट, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे उन्होंने, श्रीलंका के अंदर ये हुआ नहीं था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या, डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज फेडरल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, right? The same principle can be extended to levels of the government lower than the state government. यही प्रिंसिपल्स हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नीचे के लेवल्स को भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन है, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। तो हमारे पास कितने लेवल है फिर, 3 लेवल्स हैं। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये अलग अलग लेवल्स हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन। पहले वाला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये इनके बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पावर शेयरिंग, ये हम लोग अभी कौन से लेसन में देखेंगे, नेक्स्ट लेसन में, सेकंड लेसन में देखेंगे डिटेल में, लेकिन फॉर नाउ इतना ही है। पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर अलग अलग ग्रुप्स में भी शेयर हो सकती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब ये कौन से ग्रुप हो सकते हैं, ये रिलीजियस ग्रुप भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ऑल्सो, रिलीजियस ग्रुप ऑल्सो। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administration. तो कुछ कंट्रीज के अंदर there are constitutional legal arrangements है जिसके जरिए जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे कि विमेन हो गया, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको क्या देता है, हिस्सा देता है, पार्ट देता है टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और एक प्रकार क्या है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। मतलब वहाँ से सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं। मतलब सपोज मान लो एक आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है फॉर वुमेन, तो वहाँ से सिर्फ कौन खड़ा हो सकता है, सिर्फ वुमेन खड़ी हो सकती है, बाकी कोई नहीं खड़ा हो सकता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि जो वीकर सेक्शंस है, ऐसे लोग हैं कि जो निगलेक्टेड हैं सपोज, तो उनको भी पावर शेयरिंग, मतलब उनके साथ भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि वो अपना भी ख्याल रख सकें और अपनी कम्युनिटी जो है, उनके जो लोग हैं उनकी भी ध्यान रख सकें। तो वो एलियनेट ना हो, गवर्नमेंट में साथ में रहें, देश के साथ रहें, इसलिए उनको भी ऐसा पावर शेयरिंग करवाया जाता है। सो दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। देखो कैसा है ना, जैसे हमारा डेमोक्रेसी है, खलील का तो तुमने सुना होगा। खलील ने क्या बोला था, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्पल है विक्रम बेताड़ का,
तो उसको रेगुलर डेमोक्रेसी चाहिए थी जैसे हमारे पास है। मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और अगर उसको वोट ज़्यादा मिल गए तो ही कैन बिकम द लीडर ऑफ द कंट्री। तो लेकिन माइनॉरिटी को चांस ही नहीं है। फिर इस केस में क्या हो जाता है, माइनॉरिटी को चांस ही नहीं है, बिकॉज माइनॉरिटी को चुन के कौन देगा, उनके लोग ही कम हैं, राइट। तो ये मेथड जो है, मतलब लाइक सोशली वीकर सेक्शन को पावर देना, इससे क्या हो जाता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी लेट से पावर शेयरिंग में आ जाती है। मतलब इट टेक्स केयर ऑफ होम, माइनॉरिटी कम्युनिटी का हम लोग इससे ध्यान रख सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी, वेरी सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं अभी। Okay, so next वाला part is this, that is power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। हाँ, ये एक अलग पॉइंट है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को और किस तरह से देख सकते हैं आप, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, इसके थ्रू भी आप पावर शेयरिंग करवा सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, प्रेशर ग्रुप्स थ्रू ऑल्सो एंड मूवमेंट्स ऑल्सो। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power। पावर से सपोज लेट्स से जो डेमोक्रेसी है हमारी, द सिटीजन्स मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स। अलग अलग कंटेंडर्स में से सिटीजन को राइट होना चाहिए कि वो किसको चुने, कौन से लीडर को। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो ये हमारे डेमोक्रेसी में किस चीज़ का भाग बन जाता है, कॉम्पिटिशन अमंग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में कॉम्पिटिशन होती है। फिर उसके बाद सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये कॉम्पिटिशन से क्या हम लोग अचीव कर लेते हैं कि पावर सिर्फ एक के हाथ में न रहे। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। लॉन्ग रन में पावर शेयरिंग किसी एक पार्टी को नहीं मिलती है, अलग अलग पार्टीज को बार बार मिलती है डिपेंडिंग ऑन द आइडियोलॉजी। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties forms an alliance to contest elections। समटाइम्स क्या हो जाता है, दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। पावर शेयरिंग कभी कभार डायरेक्ट हो जाती है। कैसे, जब दो और मोर पार्टीज अलायंस बनाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसको डायरेक्ट पावर शेयरिंग बोलते हैं। डायरेक्ट पावर शेयरिंग मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्शन के पहले ही पार्टीज क्या कर लेती हैं, अपना ग्रुप बना लेती हैं। मतलब दो पार्टीज अगर मिल गए इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, अलायंस। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। अगर उनका अलायंस जीत जाता है तो वो क्या बनाते हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बोले तो गठबंधन की सरकार, मतलब जिसके अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा होगा। तो कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी हैज लेट्स से हैज मेड द गवर्नमेंट। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। तो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप भी हैं हमारे पास। इंटरेस्ट ग्रुप बोले तो क्या, जैसे मान लो ट्रेडर्स का ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, ट्रेडर्स के जितने चीज़ें हैं, मतलब लाइक यू नो ऐसे टॉपिक्स की जो उनके महत्व के हैं या फिर उनके इंटरेस्ट के हैं, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, मतलब कि वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो बोल के। सो दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को। ईदर सपोज एक तो गवर्नमेंट के कमिटीज़ में लेट से हिस्सा लेते हैं। गवर्नमेंट के कैसे अलग अलग कम्युनिटी लेट से कमिटीज़ होते हैं। मतलब मान लो अगर किसी चीज़ का स्टडी करवाना है या फिर कोई कायदा बनाना है, तो जो लीडर रहते वो कायदा नहीं बनाते, मतलब दे जस्ट इम्प्लीमेंट इट। लेकिन वो कायदे में क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होना चाहिए, इसके लिए वो एक्सपर्ट्स को क्या करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान लो फार्मर का कोई लॉ बनाना है या फिर बिजनेसमैन के लिए कोई लॉ बनाना है बिजनेस के लिए, तो वहाँ पर वो कमिटी बनाते हैं जिसके अंदर एक्चुअल बिजनेसमैन हो या फिर एक्चुअल ट्रेडर्स हो। तो कमिटीज थ्रू ही वो खुद का ध्यान रख सकते हैं ये वाले ग्रुप्स, या फिर दे मतलब लाइक यू नो लीडर थ्रू क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेट्स से दे कैन इन्फ्लुएंस ये वाले लोग। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। तो हम लोग यूनिट 3 में किस बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट्स। फिलहाल के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, बट ये हम लोग पढ़ेंगे कौन से लेसन में, इन द थर्ड लेसन में पढ़ेंगे। चलिए, सो ऑब्वियसली वी आर डन विद दिस। अब ये लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, करेक्ट। Here are some other examples of power sharing। इतने होने के बाद there are still some examples of power sharing। Which of the 4 types of power sharing do these represent? Who is sharing power with whom?
कौन किसके साथ पावर शेयर कर रहा है देख लेते हैं. द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन and improve living conditions for the 2000 odd children at 7 children homes in Mumbai. तो किसने किसको आदेश दिया है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को. ओके तो मतलब ये उसी के लेवल पे है. सो दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये सेम लेवल का ये है मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन. हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये. क्यों? क्योंकि वो एक ही लेवल पे है ना. हाई कोर्ट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट they are in the same level, the horizontal power sharing. The government, let's say Ontario state in Canada has agreed to land, let's say claim settlement with the Aboriginal community. The minister responsible for the native affairs announced that the government will work with the Aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation. तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, अब ओरिजिनल कम्युनिटी है, मतलब वहाँ की जो पहले से कम्युनिटी रह रही है उनके साथ क्या कर रही है, लैंड क्लेम सेटलमेंट सपोलेट से कंप्लीट कर रही है. सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से. तो ये किस प्रकार की पावर शेयरिंग हो गई? देखो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, फिर बाद में एक इसके साथ है, दैट इज प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, करेक्ट, एक कम्युनिटी है. सो इट कैन बी टर्म्ड एज ईदर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑल्सो, या फिर आप इसके जैसा भी लिख सकते हो दैट इट इज़ अंडर वेरियस मूवमेंट्स. अगर मूवमेंट चलाई है तो मूवमेंट यहाँ पे नहीं चलाई है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेट्स से सोशल ग्रुप्स. रशियाज टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस and liberal Yabloko movement agreed to unite their organization into a strong right-wing coalition. ये तो लास्ट वाला है राइट, मतलब कोलेशन वाला हम लोग जो बोल रहे हैं. दे पर्पज टू हैव अ कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन. तो मतलब गठबंधन की सरकार बनाने वाले ये बाद में राइट, तो कोलेशन बना रहे हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम. तो जो नाइजीरिया के बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर है अलग अलग रीजन से, उन्होंने क्या बोला कि देश ने फेडरल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने उनके बताने चाहिए कि सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, उनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू नो द फॉर्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स. और वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो रेवेन्यू जमा हो रहा है, जो टैक्स से पैसे जमा हो रहे हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं. मतलब लाइक यू नो किसी स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है, किसी स्टेट को कम मिल रहा है, या फिर ये कैसे वो पकड़ रहे हैं कि ये स्टेट को ज़्यादा देना चाहिए, ये स्टेट को कम देना चाहिए, व्हाट्स द क्राइटेरिया. तो फॉर्मूला क्या है वो भी बताओ, ऐसा लोकल लेवल ने बोला है राइट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स ने. मतलब यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है राइट, ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला है, और ये तो सोशल ग्रुप वाला है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और ये पॉलिटिकल पार्टीज. देखो कितना आसान है राइट, एंड वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन. हो गया. चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे फिर राइट. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस ला सकें. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना. चलिए सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं. अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशन फैसिलिटीज़. तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखो अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स है वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है. चलिए देखते हैं एक एक फीचर. सबसे पहला लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम. तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे. देखो एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस राइट. इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ. देखो 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है, 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000. ये 15,000 का है. ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स. 12 महीने के लिए ये प्राइस है. चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर. तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे.
किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, present, मतलब suppose let's say if I really want to put it in terms of English, तो that is like past, present and future। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज़ अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है? डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो
जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनएकेडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज़ स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोलेट से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनएकेडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सबको लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोलेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनएकेडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट सीरीज भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE 10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे।
अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड। सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Life 10। करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर, सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने, एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो, अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव, सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस, सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट। अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज़ दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर असाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान से थोड़े से महंगे हैं, जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000 12 महीने का। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड AS Life 10, AS Life 10 कोड का इस्तेमाल करना। अब AS Life 10 कोड का इस्तेमाल कर लो, जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, AS Life 10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है, 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर।
तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप फॉर ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज से एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Live 10, राइट। AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो देखो अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and do obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied। लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दिस एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स से इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्पिट एग्जाम का, तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है, 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है, 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है, AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर
रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट, लेट्स से लार्जेस्ट, लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम, दैट इज़ कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर, राइट। ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेटर से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th मई को। क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज से स्टैंडर्ड चांस टू विन अ स्कॉलरशिप, दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट। एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट। तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।